हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल त्रिपाठी, किसान इंटर कॉलेज पारसौल, गौतम बुद्ध नगर, प्रवक्ता इतिहास। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। कक्षा 12 की एनसीईआरटी की जो इतिहास से संबंधित थी, बहुत सारे चैप्टर का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग यहाँ कक्षा 8 की कृषि विज्ञान की एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे इसकी। दरअसल आजकल कंपटीशन में, चाहे आप कमीशन हो, यूपीपीसीएस हो या वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है कृषि विज्ञान से आ रहे हैं। तो हम लोग जब शुरुआत करते हैं किसी चीज़ को पढ़ने की तो एनसीईआरटी से ही करते हैं। इसलिए कक्षा 8 की एनसीईआरटी की जो कृषि विज्ञान है, ये इससे बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम लोग शुरुआत करते हैं सिलेबस से, इसके सिलेबस की शुरुआत करते हैं हम लोग। सिलेबस की शुरुआत करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए आप बनाया है कि आप लोगों को घर बैठे ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पढ़ाई से संबंधित मिल सके। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है कृषि विज्ञान का। देखिए, आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ रही होगी, ये कृषि विज्ञान की पुस्तक है। ये कक्षा 8 से संबंधित है। ये कृषि विज्ञान की पुस्तक है, कक्षा 8 से संबंधित है। और जब हम लोग इसके सिलेबस की बात करते हैं तो ये देखिए, विषय सूची यहाँ आपको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको? विषय सूची। आइए देखते हैं विषय सूची में कौन कौन से विषय हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है। इसके अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट है, वो यूनिट किससे संबंधित है? मृदा गठन, अर्थात मिट्टी का गठन कैसे होता है। क्या पढ़ना है? मृदा का गठन। मिट्टी का गठन कैसे होता है, या मिट्टी के जो कण के आकार होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। अभी हम लोग बृहद रूप से आगे इसकी चर्चा करेंगे, आज ही करेंगे। जो यूनिट 2 है हमारी, इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्लाइमेट, जलवायु के बारे में पढ़ना है। किसको पढ़ना है? जलवायु के बारे में पढ़ना है। देखना है भाई कि किस प्रकार की जलवायु में किस प्रकार की फसल, किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, किस प्रकार की जलवायु में हम कौन सी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। फिर इसके बाद यूनिट 3 में हम लोग को देखना है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं आप जानते हैं, बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, सुनामी है, बहुत सारी जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं जो प्रकृति में आती रहती हैं, जिससे धन और जन की बड़ी हानि होती है। बहुत लंबे समय तक जिसका प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। उससे हम किस प्रकार बच सकते हैं, कौन से हम लोगों को तरीके अपनाने चाहिए, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। यूनिट 4 में हम लोगों को पशुपालन देखना है। देखिए, आज जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें पशुपालन का बहुत ही अधिक महत्व है। इसलिए किस प्रकार के पशुओं को हमें पालतू बनाएं कि वो हमारे लिए आर्थिक रूप से उपयोगी हों। आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे बागवानी। आप जानते हैं हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बागवानी और वृक्षारोपण का बड़ा ही महत्व है। वृक्षारोपण तो समझ लीजिए कि आज पर्यावरण की सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट बन गया है, तत्व बन गया है। ये बहुत सारे वृक्ष काटे जा रहे हैं, जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है हम देख रहे हैं। इसलिए पेड़ों को लगाया जाए, वृक्षों को लगाया जाए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट संतुलित रहे। इसके बाद जो छठी यूनिट है वो कृषि यंत्रों से संबंधित है। तो चूँकि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग कृषि से संबंधित है, तो किस प्रकार के कृषि से हम किस प्रकार की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। हालांकि कृषि विज्ञान की ही पुस्तक पढ़ रहे हैं तो इसको जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। सिंचाई, आजकल हम ज़्यादा पानी का नुकसान न करें, इन सब को देखते हुए सिंचाई की नवीन प्रकार की विधियों का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और नवीन प्रकार की सिंचाई के साधन को विकसित किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों को सिंचाई की विधियाँ देखनी है तथा जल का निकास देखना है। ये यूनिट 7 है। यूनिट 8 में हम लोग फसल पढ़ना है सामान्य फसलें, कौन कौन सी सामान्य फसलें हैं
और फसल चक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। फसल चक्र यहाँ से हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। और इकाई 9 में हम लोगों को फल परीक्षण पढ़ना है। ये हमारी सिलेबस रहे। आप लोग सिलेबस देख चुके होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सिलेबस पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको। ये तो हम सिलेबस है, कुल 9 यूनिट है, 9 इकाई है, जिसे हम लोगों को पढ़ना है और समझना है। और इस तरह से जैसे कक्षा 8 के बच्चों भी हैं, इससे लाभान्वित हो सकें, कंपटीशन के बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकें। और ये इससे आपको व्यवहारिक नॉलेज भी, इस तरह से हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं हम लोग। ये देखिए कि कब कैसे क्या पढ़ना है, किस महीने में। कक्षा 8 की यूपी बोर्ड से संबंधित है। आइए ये हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। ये इकाई 1 है। इकाई 1 में जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में हम लोग देखना है मृदा गठन या मृदा कणाकार। मैंने पहले बताया मिट्टी का गठन कैसे होता है, या मिट्टी के कण का आकार कितना होता है। आप देखेंगे कहीं पर 0.2 होगा, आप देखेंगे 0.2 होगा, कहीं पर 2 से बड़ा होगा, 20 मिलीग्राम होगा, कहीं पे 0.2 मिलीग्राम होगा। बहुत सारे कण होंगे, आप देखेंगे। अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें जो टॉपिक निर्धारित किया गया वो टॉपिक है मृदा गठन या मृदा कणाकार। गठन के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। तो हमको एक टॉपिक पढ़ना है, गठन के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। मिट्टी को जो मृदा का गठन होता है उसके आधार पर हम मिट्टी को किस प्रकार से बांटते। और दूसरा पढ़ना है कि जो मृदा गठित होती है उसमें से कौन सी मृदा कितना उपजाऊ होती है। बलुई मिट्टी उपजाऊ होती है, दोमट मिट्टी उपजाऊ होती है, काली मिट्टी उपजाऊ होती है, और किसमें कौन सी फसल का हम उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको पढ़ना है ऊसर तथा ऊसर बनने के कारण। ऊसर भूमि क्या है, हम लोग अभी देखेंगे ऊसर भूमि क्या है। ऊसर भूमि जो बनती है उसके कारण क्या है, उसके कारण क्या है। फिर अम्लीय मृदा के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अम्लीय तथा क्षारीय मृदा की भी तुलना हम लोग यहाँ पर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके कंपटीशन में बराबर आते रहते हैं भाई। इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि जो अम्लीय मृदा बनने के कारण क्या है, अम्लीय मृदा में हम किस प्रकार का सुधार कर सकते हैं आगे फिर हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, यहाँ से थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे कि पूरी किताब आपके डैशबोर्ड पर आ जाए, आप आसानी से, इससे कोई दिक्कत ना हो आपको। कि मिट्टी जो मृदा होती है चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से विभिन्न आकार के कणों से बनी है। तो आप देखेंगे कि जो मिट्टी होती है वो बनती किससे है, जो चट्टान है, चट्टानों के टूटने से क्या करती है, मिट्टी का निर्माण होता है। किससे, चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है। पहले यही पूछा जाता है भाई मिट्टी कैसे बनती है, तो आप चट्टान देखेंगे, चट्टान हम देखेंगे आग्नेय चट्टान है, रूपांतरित चट्टानें हैं। इन सब के टूटने से क्या होती है, मिट्टी का निर्माण होता है। विभिन्न आकार के कणों को भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। जो ये चट्टानें टूटती हैं, जो छोटे छोटे कणों में आती हैं, इनको हम कई नाम से बुलाते हैं। जैसे कुछ को हम बालू कहते हैं, कुछ को हम सिल्ट कहते हैं, कुछ को हम मृदा या इनके नाम से। इन तीनों प्रकार के कणों का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। सिल्ट या मृतिका कहते हैं। और जिसे मिट्टी कहा जाता है, ये तीनों प्रकार की क्या होती है, मिट्टियों का जुड़ाव होता है। किसी में कुछ ज़्यादा होगी, किसी में कुछ कम होती है। विभिन्न, अब ये देखिए कि मृदा, इसमें जो है संबंध मृदा गठन कहलाता है। इसकी परिभाषा, मृदा गठन की परिभाषा देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। विभिन्न मृदा वर्ग में कणों के सापेक्षिक अनुपात को मृदा गठन या कणाकार कहते हैं। तो विभिन्न मृदा वर्गों में कणों के सापेक्षिक गठन को, भाई उसमें बालू की मात्रा ज़्यादा है कि सिल्ट की मात्रा ज़्यादा है कि मृतिका की मात्रा ज़्यादा है, किसकी मात्रा ज़्यादा है, कम किसकी है, इनके जो कण होता है इसका अनुपात कितना होता है, इसी के गठन को क्या कहते हैं, मृदा गठन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कण और उनके आकार का अवलोकन निम्नलिखित तालिका में कर सकते हैं। इस तालिका में आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए अब इसमें आपको मिलेगा यहाँ पर एक मोटी बालू दिया हुआ है, ये मृदा कण है।
मोटी बालू, बारीक बालू, सिल्ट, मृतिका, ये क्या है? ये मिट्टी के कण हैं और इनका आकार जो है किसमें? मिलीमीटर में यहाँ पर दर्शाया गया है। किसमें दिखाया गया है? मिलीमीटर में। आप देखते हैं जो मोटी बालू होती है वो 20 से 0.2 होती है। 20 से क्या होती है? 0.2 होती है। उसका आकार क्या होता है? 20 से 0.2 होता है उसका आकार। आप देखेंगे जो बारीक बालू होती है इसका 0.2 से 0.02 होता है। जो सिल्ट होती है 0.02 से 0.002 के बीच में होता है। क्या होता है? 0.002 के बीच में होता है। जो मृतिका होती है 0.002 मिलीमीटर से क्या होती है? कम होती है। तो ये क्या इसमें ये जो हम लोग को बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, इस बॉक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो मिट्टी के कण हैं उनका आकार कितना होता है? मिलीमीटर में उनका आकार कितना होता है? तो हमने देखा मोटी बालू का, देखा बारीक बालू का, देखा सिल्ट का, देखा मृतिका का। आप इसको बताएंगे, हमें देख करके आप बताएंगे। अब मृदा गठन के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। भाई मृदा जो गठन है उसके आधार पर हम मिट्टी को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं। मृदा गठन के आधार पर मृदा वर्गीकरण। मिट्टी का नाम है यहाँ पर दिया हुआ है। इस पर इसको थोड़ा बॉक्स को बड़ा कर देते हैं जिससे आपको जानने में आसानी हो देखने में। ये देखिए आपका एक तो होती है बलुई मिट्टी, मैंने भी चर्चा किया था बलुई मिट्टी। इसमें बालू का प्रतिशत 80 से 100%। सिल्ट कितना होता है? 20। मृतिका कितनी होती है? 20 के लगभग प्रतिशत होती है। आप बलुई दोमट मिट्टी देखेंगे 50 से 80% क्या होती है? इसमें बालू होती है बलुई दोमट मिट्टी में। और 50% के लगभग क्या होती है? सिल्ट पाई जाती है। 0 से 50%, 0 से 20% के बीच में इसमें क्या पाया जाता है? मृतिका पाई जाती है। आप दोमट मिट्टी देखेंगे उसमें जो 30 से 50% के बीच में क्या पाया जाता है? बालू पाई जाती है। 30 से 85% के बीच में क्या? सिल्ट पाई जाती है। और 0 से 20% के बीच में क्या पाई जाती है? मृतिका पाई जाती है। सिल्टी मट इसमें 0 से 20% बालू, 50 से 70% सिल्ट और मृतिका कितनी होती है? 30 से 50%। चिकनी मिट्टी, अभी सारी मिट्टियों के बारे में हम लोग देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे। 0 से 50% के बीच में क्या होती है? बालू होती है। इसमें 0 से 50% सिल्ट होती है। 30 से 100%। इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बलुई मिट्टी में बालू, सिल्ट, मृतिका की कितनी प्रतिशत होती है या बलुई दोमट मिट्टी में। तो इसको आप देखिएगा। ये हमने देखा कि मृदा गठन के आधार पर मिट्टी का क्या है? वर्गीकरण है मृदा गठन के आधार पर। अब हम लोगों को देखना है कि जो मृदा गठन का मृदा उर्वरता से संबंध, जो अब हेडिंग हम लोगों को मिल रही है, मृदा गठन का मृदा उर्वरता से क्या है? संबंध देखना है। तो इसमें जो हम लोगों को खास करके देखना है, आइए देखते हैं किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की फसलों को हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। जो मिट्टी का गठन होता है उसी पर यह निर्धारित करता है कि उसकी उर्वरा शक्ति कितने दिनों तक रहेगी, अर्थात स्थिर रहेगी कि नहीं रहेगी। ये मिट्टी के गठन के आधार पर ही क्या होता है? निर्धारित होता है। और फसलों के पोषण में सहयोग करता है। यदि उसमें सारे तत्व विद्यमान हैं तो फसलें क्या होंगी? उनमें उत्पादन की मात्रा ज़्यादा होगी। जिस मिट्टी के कण में आकार बड़े होते हैं वो मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। अगर मिट्टी के कण के आकार बड़े हैं तो क्या कर सकते हैं? उसमें हम कृषि नहीं कर सकते हैं। हल्की मृदा गठन की दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती है। हल्की मृदा जो है वो गठन की दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती है। यदि उसमें भारी मृदा मिला दी जाए तो वह कृषि योग्य हो जाती है। आप देखेंगे ये सब चीज़ें आप जानते रहिए, किसान के परिवार से हैं। आइए, अच्छे गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या अधिक होती है। क्या होती है? रंध्रों की संख्या। उसमें क्या होता है? दूरियां होती हैं। इस प्रकार की मृदा में नमी और वायु संचार उचित मात्रा में बनी रहती है। समुचित गठन वाली मृदा सूर्य के प्रकाश को सोखने की शक्ति रखती है और पादप वृद्धि के लिए नितांत आवश्यक है। अच्छी गठन वाली मृदा में बैक्टीरिया, अन्य सूक्ष्म जीव सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं। तो आपका जो यहाँ पे हेडिंग थी, मृदा गठन का मृदा उर्वरता से संबंध, आप देखेंगे किस प्रकार की मिट्टी है और उस मिट्टी की उत्पादकता उसके गठन पर ही निर्भर करती है। अगर वो मिट्टी कण का आकार बड़ा नहीं है तो क्या होगा? कृषि के लिए
उपयुक्त होगी, अगर कण का आकार बड़ा है तो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होगी। आइए अब जो अगली हेडिंग इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी, देखिए यहाँ पर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इसलिए एनसीईआरटी की ही व्याख्या करेंगे जो इसमें हेडिंग रहेगी। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे अलग से वीडियो बना करके। तो यहाँ पर हम लोग ऊसर क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आपको जानना है, सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण भूमि क्या होती है, ऊसर होती है। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, किसके कारण, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ लिखा भी है सोडियम, और मैं इसको लिख भी देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट, नेट के कारण क्या होती है भूमि, ऊसर होती है। डिलीट कर देते हैं क्योंकि बाद में बनेगा नहीं। तो सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण भूमि क्या होती है, ऊसर होती है। भाई इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा, ये मत कहिएगा कि अंडरलाइन नहीं किए थे सर। खेत में ऊसर भूमि छोटे या बड़े पैच के रूप में होती है और वहाँ सफ़ेद नमक या चूना सा फैला रहता है। तो खेत में क्या होता है, ऊसर भूमि जहाँ पर आप देखेंगे वहाँ सफ़ेद नमक या चूना फैला रहता है। कहीं कहीं ये विशेष प्रकार की घास दिखाई देती है जिसे ऊसर घास कहते हैं। तो जहाँ पर चूना या नमक फैला हो वहाँ पर यदि विशेष प्रकार की घास दिखाई पड़ रही है तो उसको अब किस घास के नाम से जानेंगे, ऊसर घास कहेंगे। बताइए किस नाम से जानेंगे, ऊसर घास। ये घास अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती है। ऊसर घास कहाँ पे पाई जाती है, ऊसर वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इस भूमि में पेड़ पौधे या फसलें नहीं उगती, इस भूमि पर खेती नहीं होती। अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे ऊसर भूमि को और क्या कहते हैं, रेह, रेहस, रेहाला, कल्लर। तो ये ऊसर भूमि के क्या हैं, नाम है, इनको आप लोग जानते रहिएगा। ऊसर की समस्या, ऊसर की समस्या क्या है ये देखते हैं। तो भारत में ऊसर भूमि 70 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 13 लाख हेक्टेयर है। अगर पूछा जाए भाई भारत में ऊसर भूमि की प्रतिशत कितना है, कितना ऊसर भूमि कितना है हेक्टेयर में पाई जाएगी, तो 70 लाख हेक्टेयर है। बहुत बड़ा क्षेत्र है ये ऊसर भूमि का। और फिर जो है 13 लाख हेक्टेयर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन खेती योग्य भूमि घटती जा रही है। बढ़ी हुई आबादी के लिए भोजन जुटाने के लिए ऊसर जमीन को खेती योग्य बनाना जरूरी है। हमारे प्रदेश की सारी ऊसर भूमि यदि ठीक हो जाए तो प्रतिवर्ष 6 करोड़ 90 लाख टन खाद्यान्न पैदा होगा। सोचिए कितना खाद्यान्न पैदा होगा अगर ये ऊसर भूमि सही कर दी जाए तो, जो हमारी आवश्यकता के लिए पर्याप्त होगा। उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में ऊसर भूमि पाई जाती है। पढ़ लीजिएगा भाई उत्तर प्रदेश के किस 39 जिलों में पाई जाती है। लेकिन इनमें 17 जिले ऐसे हैं जहां इसका क्षेत्र अधिक है। जैसे बुलंदशहर में है, बगल में ही है गौतम बुद्ध नगर के, हाथरस, एटा, मैनपुरी, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर में भी है, इलाहाबाद, फतेहपुर, आजमगढ़। अब ऊसर भूमि का प्रभाव क्या होगा भाई, आइए देखते हैं। ऊसर भूमि के कारण अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। जैसे जहाँ पहला देखिए, जहाँ ऊसर क्षेत्र होता है, क्या होता है, ऊसर क्षेत्र होता है, वहाँ के मकानों के प्लास्टर जल्दी गिरने लगते हैं। क्या होता है, मकानों के प्लास्टर जल्दी। तो अगर किसी मकान के प्लास्टर जल्दी गिर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, वहाँ ऊसर भूमि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाई जा रही है। ऊसर वाले गांव में कच्ची या पक्की सड़कें टूटी, उखड़ी और ऊबड़ खाबड़ दिखाई देती हैं। वर्षा होने पर ये मिट्टी साबुन की तरह फिसलने लगती है, बहुत दिक्कत हो जाती है, इस पर चलना मुश्किल हो जाता है। ऊसर भूमि कड़ी होती है, क्या होती है, कड़ी होती है, जो पानी नहीं सोखती। क्या नहीं सोखती, पानी नहीं सोखती है, कड़ी होती है, जिससे बाढ़ आती है, ज़मीन पर कटाव होता है और नाले बन जाते हैं। क्या है, ऊसर भूमि से समस्या हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ऊसर भूमि से समस्या। ऊसर में उगने वाली घास हानिकारक होती है। सबसे बड़ी चीज़, ऊसर में जो घास उगती है वो हानिकारक होती है। अब हम लोग देखेंगे कि ऊसर भूमि में केचुआ आदि नहीं देखा होगा। ऊसर भूमि में हमें केचुआ नहीं दिखाई पड़ता, जबकि केचुआ को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। ये अपनी जो भूमि होती है, उस भूमि के द्वारा जो भूमि होती है उसको खा करके क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते रहते हैं। ऊसरी लेपन के कारण इसमें लाभदायक जीवाणुओं की कमी होती है। किसके कारण, ऊसरी लेपन के कारण, एक विधि है जिसके कारण इसमें क्या होती है, जीवाणुओं की कमी होती है, जिसके कारण पोषक तत्व कम हो जाते हैं। ऊसर भूमि में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट
और बाइकार्बोनेट की उपस्थिति फसलों एवं पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। तो ऊसर भूमि में किस तत्व की उपस्थिति रहती है ज़्यादा? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट की उपस्थिति फसलों एवं पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इस कारण बीजों का जमाव और पौधों की वृद्धि यथोचित नहीं हो पाती है। ऊसर भूमि पर्यावरण को प्रदूषित करती है। क्या करती है? पर्यावरण को प्रदूषित करती है। ऊसर मिट्टी बहकर अच्छे खेतों को भी क्या कर देती है? खराब कर देती है। ऐसी भूमि जिसमें लवणों कौन कौन से? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती, ऊसर भूमि कहा जाता है। ये परिभाषा है ऊसर भूमि की, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि ऐसी भूमि जिसमें लवणों सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है तो फसल की ऊपरी सतह कैसी हो जाती है? सफ़ेद हो जाती है और इसे ही ऊसर भूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फसलें कम पैदा की जाती हैं। हम जानते हैं कि खनिज पदार्थ, जैविक पदार्थ, हवा और पानी आपस में मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं। ऊसर भूमि बनने के कारण क्या हैं? मृदा में लगभग आधा भाग खनिज पदार्थ होता है और इन खनिज पदार्थ में जिस भी पदार्थ की अधिकता होगी मृदा में उसी प्रकार के गुण पाए जाएंगे। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे वाली हेडिंग देखते हैं। वही ऊसर भूमि के बनने के कारण, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? प्राकृतिक कारण देखेंगे। प्राकृतिक कारण में क्या है? वर्षा की कमी है। तो वर्षा जहाँ कम होती है वहाँ पर ऊसर भूमि बन जाती है। अधिक तापमान यदि हो रहा है तब भी क्या हो जाती है? ऊसर भूमि बन जाती है। कैसे बन जाती है? अधिक तापक्रम वाले क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी सतह की नमी बराबर नष्ट होती रहती है, जिसमें कोशीय प्रभाव के कारण भूमि की निचली सतह का लवण और क्षार मृदा घोल के साथ मिट्टी की ऊपरी सतह पर इकट्ठा होने लगता है। आइए देखते हैं, मिट्टी का निर्माण क्षारीय एवं लवणयुक्त चट्टानों से भी हो सकती है। अगर ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं जो क्षारीय हैं, लवणयुक्त हैं, तब भी क्या हो जाता है? ऊसर भूमि का निर्माण हो जाता है। भूमिगत जलस्तर का ऊंचा होना, अगर कहीं पर भूमिगत जलस्तर ऊंचा है, हमेशा पानी भरा रहता है, तो क्या हो जाता है? ऊसर भूमि का निर्माण होता है। भूमि के नीचे कड़ी परत यदि पाई जाती हो, भूमि के नीचे ककरीली या कड़ी परत यदि पाई जा रही, तो क्या हो जाता है? ऊसर भूमि बन जाती है। लगातार बाढ़ और सूखे की स्थिति में क्या होती है? ऊसर भूमि का निर्माण हो जाता है। हमने देखा ये कि लगातार सूखी बाढ़, भूमि की नीचे कड़ी परत का होना, ये क्या है? ये सब प्राकृतिक कारण है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कुछ अप्राकृतिक कारण है या मानवीय कारण जिन्हें कहा जाता है। मानव की क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है? ऊसर भूमि का निर्माण होता है। आइए देखते हैं, जल निकास की कमी। अगर जल, मैंने पहले बताया ना कि अगर कहीं पर जल इकट्ठा हो रहा है तो ऊसर भूमि का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यदि जल नहीं निकल पा रहा हो, समस्या हो, कहीं पर जल इकट्ठा हो रहा हो, जैसे कि बांधों के कारण अवरोध होने से वर्षा का जल नदी में नहीं बह पाता, तो क्या होगा? उससे ऊसर भूमि का निर्माण होगा। अधिक सिंचाई अगर कहीं पर की जाती है तो क्या हो जाता है? ऊसर भूमि का। ये कहाँ पर होगी? जैसे नहर वाले क्षेत्रों में क्या होती है? ये अधिक सिंचाई हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? ऊसर भूमि का निर्माण होता है। नहर वाले क्षेत्रों में या जल रिसाव के कारण जो बहुत सारे नहर निकले हुए हैं, आप देखेंगे आपके घर आसपास, वहाँ पानी लगातार भरा रहता है, जिसके कारण क्या होता है? ऊसर भूमि का निर्माण होता है। भूमि को परती छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? ऊसर भूमि का निर्माण होता है। वनों और वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई, वन काटेंगे तो उसका असर तो जरूर पड़ेगा। और क्षारीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग, क्षारीय उर्वरक जैसे आप देख रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट का अधिक प्रयोग करने से भूमि क्या हो जाती है? इसे उर्वर हो जाती है। इसलिए आप सोडियम नाइट्रेट का अधिक उपयोग मत करिएगा उर्वरक में। सोडियम नाइट्रेट का अधिक उपयोग करने से भूमि क्या हो जाती है? ऊसर हो जाती है। खारे पानी से सिंचाई, अगर खारे पानी से सिंचाई कर रहे हैं भूमि क्या हो जाएगी? ऊसर हो जाएगी। अब ऊसर भूमि के प्रकार, तो वीडियो बड़ा न होने पाए, हम लोग कल ऊसर भूमि के प्रकार, इसके सुधार, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ये पहला वीडियो है, चूँकि हम छोटा ही बनाना चाह रहे हैं जिससे आप लोगों की समझ में आए। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे आपको समय समय पर बहुत सारी जानकारी मिलती रहे। बहुत सारे नए विषय की मैं शुरुआत करूंगा, उसकी भी आप लोगों को लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।